अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कलअदम तहरीक लब्बैक से हुकूमत ने जो खुफिया मुआहदा किया उसकी तफसीलात तो अब तक सामने नहीं आई हैं, मगर उस खुफिया मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया है, यानी दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। यानी अब पंजाब हुकूमत इस हवाले से मुद्दा ही नहीं होगी, जिसे साद रिजवी की रिहाई के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आज पंजाब भर से कलअदम जमात से वाबस्ता 860 अफराद को रिहा कर दिया गया है। मजीद 1000 अफराद को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला के मुताबिक एक दिन के दौरान 2 मरहलों में 1860 अफराद रिहा करने का हुक्म दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब के जराये के मुताबिक साद रिजवी पर दर्ज 98 मुकदमात की फहरिस्त वफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दी है। फहरिस्त में कलअदम तंजीम की शूरा के कई मेंबरान भी पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला की दहशतगर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुतालिक वजारत कानून से मुशावरत हुई है और वजारत कानून दहशतगर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुतालिक जायजा ले रही है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क की सियासी सूरत हाल और महंगाई से मुतालिक कौम को एतमाद में लेने के लिए कल खिताब भी मुतवक्को है। दूसरी तरफ आज वफाकी सतह पर कलअदम तहरीक लब्बैक के मामला ज़ेर बहस रहे। वज़ीर आज़म की सरबराही में इस हवाले से की मुलाकातों की खबरें सामने आई। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कलअदम जमात के मामले पर अरकान को गुफ्तगू से मना कर दिया और कहा कि हसास मामला है, इस मामले पर स्टीयरिंग कमेटी बना दी है, कमेटी ही तमाम मामला देखेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मामला खुश असलूबी से हल हो रहे हैं। साथ ही आज वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादियों से भी मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक इजलास में MQM, मुस्लिम लीग क़ाफ और GDA के अरकान शरीक हुए और इस इजलास में वज़ीर आज़म ने कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे से मुतालिक इत्तेहादियों के एतमाद में लिया है। मगर मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। ज़राए से तफसीलात भी सामने आई हैं कि वज़ीर आज़म कलअदम तहरीक लब्बैक से मुतालिक कानूनी टीम का इजलास तलब कर चुके हैं और कानूनी टीम से कलअदम जमात से मुतालिक मुशावरत की जाएगी और कलअदम जमात के मुतालबात पर कानूनी टीम कानूनी राय से आगाह करेगी। यानी आज हर सतह पर कलअदम तहरीक लब्बैक से मुतालिक मुशावरत की खबरें सामने आई। मगर जब काबीना का इजलास खत्म हुआ तो ये तवक्को की जा रही थी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुतालिक तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर गैर रिवायती तौर पर फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से कोई बात नहीं की और जब उससे सवाल हुआ तो उन्होंने यही जवाब दिया कि शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से बात करने के मजाज हैं। साथ ये भी कह दिया कि अब तक काबीना के सामने मुआहदे की तफसीलात ही नहीं आई हैं। देखिए, इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो बात की है, लेकिन अभी तक काबीना को जो एग्रीमेंट है उसके मुतालिक कोई डिटेल्स जो हैं वो आज नहीं हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वही उसके ऊपर जो है वो बात करने के मजाज। मुआहदा किसने कराया और किसके कहने पर हुआ और ये खुफिया क्यों है? शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे इंशाअल्लाह। क्या पॉलिसी है हुकूमत की या तहरीक इंसाफ की कि एक तरफ आप उनसे सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कलअदम कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं? इस किस्म की कोई डिस्कशन तहरीक इंसाफ में नहीं हुई। यानी मुआहदा इतना खुफिया है कि अवाम को तो नहीं बताया जा रहा है, बल्कि काबीना के सामने भी मुआहदे की तफसीलात नहीं रखी जा रही हैं, उनसे भी खुफिया रखा जा रहा है। तो ये मुआहदा करवाया किसने है, किस किस को इसका इल्म है, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। बहरहाल हुकूमत ने आज कई अहम फैसले किए हैं। कलअदम तहरीक लब्बैक से वाबस्ता सैकड़ों अफराद को रिहा कर दिया है। मजीद रिहाइयाँ भी मुतवक्को हैं और पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ अपनी अपील से दस्तबरदार हो जाएगी। लेकिन ये तमाम फैसले कलअदम तहरीक लब्बैक से खुफिया मुआहदे के बाद किए गए, जिसकी तफसीलात अब तक सामने नहीं आई हैं। और आम बात यह कि जब हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक से मुतालिक सख्त पोजीशन ली थी तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि इस मुल्क में आइन है, कानून है, वज़ीर आज़म कोई बादशाह नहीं है, तो हुकूमत से साद रिजवी का रिहाई का मुतालबा कैसे किया जा सकता है? साद रिजवी साहब को अगर रिहा करना है या नहीं करना है, हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ आइन है, इमरान खान को बादशाह तो नहीं है, तो जाहिर है कि ये मुतालबा हुकूमत से कैसे किया जा सकता है? अब कल तक भी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उनके तमाम, अगर वो वापस चले जाएं तो तमाम मुतालबात मानने को तैयार हैं सिवाय फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मुतालबा। अब उन मुतालबात में तो ये शामिल है कि साद रिजवी को रिहा करो, कलअदम करने का फैसला वापस लो। तो अभी आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, ये तो अदालतों का काम है, मगर शेख रशीद साहब तो ये कमिटमेंट बार बार दे रहे हैं कि इसके अलावा बाकी सारे मुतालबात आपके मानने को तैयार है, आप वापस जाएँ। शेख रशीद साहब हों, वज़ीर आज़म साहब हों, मैं हूँ या और भी कोई काबीना का फ़र्द हो, हम मोनार्की में नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कानून है, उसके मुताबिक चीज़ें आगे बढ़नी है। और अब पंजाब हुकूमत दस्तबरदार होने जा रही है मुकदमा से। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सेंट्रल पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमती मुआहदा खुश आइंद है। पुरुमीद हूँ कि जल्दी मुआहदा पाया तकमील पर पहुँचेगा और साद रिजवी की रिहाई पर गुलदस्ता लेकर मुलाकात के लिए जाऊँगा। उनका मजीद कहना था कि कलअदम तहरीक लब्बैक से सियासी मामलात पर गुफ्तगू जल्द शुरू करेंगे। साथ ही आज JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा ने कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमती मुआहदे से मुतालिक सेनेट में करारदाद जमा कराई है और सवाल उठाया है
कि किन शराइत पर मुआहिदा हुआ, मुआहिदे से मुतालिक सेनेट में बहस कराई जाए और ऐवान को एतमाद में लिया जाए। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ खुफिया मुआहिदे के अमल दरामद के लिए जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है उसके सरबराह अली मोहम्मद खान साहब, वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो के लिए वक्त देने के लिए। सब ऐसा क्या मुआहिदा कर लिया आप लोगों ने कि कौम को तो नहीं बता रहे हैं, अपनी काबीना को भी नहीं बता रहे हैं? इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है? क्या हुकूमत ने ऐसा सरेंडर किया है कि अपनी काबीना पर एतमाद नहीं है कि उसे बता दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से और जियो न्यूज़ की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि मुश्किल सूरत हाल से गुज़रे, नुकसान हुआ इमलाक का भी, जानों का भी, लेकिन मज़ीद नुकसान और बहुत खुरेज़ी से अल्लाह ताला ने इस मुमलिकत को बचाया। और जिन लोगों ने इस मुआहिदे में किरदार अदा किया, मुफ्ती मुनीब साहब हैं, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, स्पीकर असद कैसर साहब और तहरीक लब्बैक की जो शूरा के अरकान जिन्होंने ताउन किया, मैं सबको इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि किसी की भी ये मन मर्जी नहीं थी जो हुआ, लेकिन आगे क्या होना था। मैं सब पे ये सवाल रखता हूँ, क्या जो लोग ये बात करते हैं कि मुआहिदा नहीं होना चाहिए था, तो क्या उनके पास कोई और सलूशन था फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में, या वो कोई और नया लाल मस्जिद देखना चाहते थे? मेरा उनसे सवाल है, क्या पाकिस्तान की सड़कों पे मज़ीद खून-रेज़ी देखना चाहते थे? क्या खून बहता हुआ देखना चाहते थे? पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने अपने मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए अपने ही मुल्क के लोगों से एक मुआहिदा किया ताकि इस मुल्क में मज़ीद खून-रेज़ी ना हो। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि कोई हारा या जीता, मैं समझता हूँ इसका सबसे बेहतरीन अहाता मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ही किया था कि ना कोई हारा है ना जीता है, पाकिस्तान जीता है, अमन व अमान कायम हुई है और मज़ीद कायम होगी। हाँ, ये हमारे मुल्क के लोग हैं, इस तरफ भी वो शाक़ रसूल हैं शाहज़ेब खानज़ादा भाई, और उस तरफ भी, और जो तरीका अपनाया गया उस पर कोई भी इत्तेफाक नहीं कर सकता। लेकिन इसके आगे अगर आप और ताकत इस्तेमाल करते तो ज़ाहिर है स्टेट के पास ताकत भी है, इख्तियार भी है, सब वसाइल भी हैं, लेकिन ये ताकत और वसाइल आखिरी हरबा होता है अपने लोगों पे इस्तेमाल करने के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि उन्होंने रात के उस पहर जब हम 4 बजे तक इन तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं से गुफ्तगू में थे, जिस तरह वो खड़े हुए खान साहब और उन्होंने जो है सपोर्ट किया कि आप अमन मुआहिदे की तरफ जाएं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई कहे कि स्टेट सरेंडर। और उन लोगों से, उन नाम नहाद इंटेलेक्चुअल से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास का क्या हल था? क्या क्योंकि आपने होने दी जाती? क्या आपने, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल है? दूसरी दफा सवाल उठा रहे, मगर आज आप काबीना के इजलास में होंगे। पिछले काबीना के इजलास के बाद ही बताया गया कि काबीना ने फैसला किया है और रियासती सतह पर यह फैसला किया गया है कि ये अस्करियत पसंद है और इनसे अस्करियत पसंदों की तरह निपटा जाएगा। और फिर भारत से इनकी जो सपोर्ट आती है उसका बताया गया कि भारत इनको किस तरीके से सपोर्ट करता है। तो ये सारे के सारे फैसले पिछले मंगल से इस मंगल के दरमियान है, काबीना ने किए थे, काबीना के ही फैसले बताए गए थे। आप इंटेलेक्चुअल्स पर क्यों डाल रहे हैं? आपके वफाकी वजीर इत्तलात ने बताई थी ये सारी बातें, आपके वजीर दाखिला कह रहे थे मिलिटेंट हो गए हैं, 27 क्लाशनकोफ लेके इनके दरमियान लोग हैं, स्ट्रेट फायर इन्होंने किए हैं, पुलिस वालों को शहीद किया है, ये अस्करियत पसंद है, इनसे अस्करियत पसंदों की तरह निपटेंगे। ये आपकी काबीना का फैसला था, क्यों इंटेलेक्चुअल्स पर डाल रहे हैं? शाहज़ेब साहब, आपके सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आप भी, मैं आपको जो है, मैं इंटेलेक्चुअल अगर मैं कहूँ तो मैं कोई बुरे सेंस में नहीं कह रहा, आपकी एक नज़र है और आप रोज़ एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, आप साहिब राय हैं। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था? ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था? साहब, हुकूमत अवाम ने मुझे नहीं दी है ना, आपको दी है। आपने पिछले मंगल को फैसला किया था, इस मंगल को आप मुझसे आके पूछ रहे हैं। पिछले मंगल को आपने अवाम को और मीडिया को फैसला बताया, और इस मंगल को आके आप अवाम मीडिया से पूछ रहे हैं कि आप बताएं हमें क्या करना चाहिए था। जवाब मिल गया, आप बताएंगे मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मुझे चले इतना ही बता दें, चले मुझे इतना बता दें कि शेख रशीद और फवाद चौधरी को पीछे करके अली मोहम्मद खान और शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म ने आगे किया है, किसी और ने आगे किया था? शाहज़ेब साहब, मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं करूंगा। आपने एक सवाल किया, उसका मैंने एक काउंटर सवाल किया, लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। मैं 11 बजे तक बैठूं, जितने सवाल करने हैं मैं दूंगा सवाल का जवाब। लेकिन मैं एक और बात भी करूं, मैं पाबंद हूं शाहज़ेब साहब, मेरे लिए
अपनी जान से भी ज़्यादा मेरे मुल्क की सलामती अहम है, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मुआहदा हुआ है उसको लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसके लिए जो जनाब वज़ीर आज़म साहब ने आज काबीना में कैटेगोरिकली डायरेक्शन दी है कि आप इस मुआहदे पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा जो है हसास मामला है, ज़्यादा डिबेट ना करें। मैं आपसे भी इस्तदा करूँगा कि पाकिस्तान के मफाद में ये है कि हम इनके उन कुलियात पर जाने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुआहदा अमल पजीर होता है, जब इसकी शर्तें सारी पूरी होंगी, उसके बाद कोई अमर माने नहीं है, ये सामने भी आ जाए। लेकिन इस वक्त जिस तरह आप मुतफक्र हैं, जिस तरह और पाकिस्तानी मुतफक्र हैं, कुछ पाकिस्तान के दुश्मन भी हैं शाहज़ेब भाई, जो नहीं चाहते कि अमन मुआहदा हो, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान में अफरा तफरी पहले, जो चाहते हैं पाकिस्तान में एक और लाल मस्जिद हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान में खून रेजी हो। ये इस तरफ जो है तहरीक लब्बैक वाले, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने जो अमल किया वो गलत किया, जो उसमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन आप मुझे बताएं, 25-30 लाख वोट लेने वाली एक जमात है, उसको क्या हम यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं कि पंजाब में, पाकिस्तान के दिल में एक और जो है एक पुरतशद्दुद जमात को जो है वो रहने दिया जाए इस तरीके से कि उनको खुदा न खास्ता दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर दिया जाता? क्या उनको मौका नहीं देना चाहिए कि वो मेन फ्रेम में आए और वो मेन फ्रेम में सियासत करें? इसलिए खान साहब ने आज कहा है कि आप इस पर एहतियात करें ताकि मुआहदा अमल पजीर हो, पाकिस्तान में अमन हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। कल पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बहुत बड़े मंसूबे का ऐलान करने जा रहे हैं। मुझे फिर मौका दीजिए अली साहब, लोअर मिडिल क्लास। अगर आज जो आप बातें कर रहे हैं, सिर्फ मसला ये है कि आप अपनी बातों को तो नहीं कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है आपने 20 अप्रैल को भी कहा था कि ये कलदम नहीं रहेंगे, जब इन पर 15 अप्रैल को पाबंदी लगाई गई थी। मगर जब आप कह रहे हैं कि 25 लाख वोट लेने वाली जमात को कलदम नहीं करना चाहिए, तो आपकी हुकूमत ने किया था, आपकी वजारत दाखिला ने किया था और काबीना ने उसको इंडोर्स किया था। वो काबीना वज़ीर आज़म ही के मातहत है, वही वज़ीर आज़म कल आपसे कह रहे हैं कि इस मामले को नहीं, तो आप ही कलदम करते हैं, आप ही कहते हैं कलदम नहीं करना चाहिए। आप आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार हो, उनकी साजिश को नाकाम बनाया है। पिछले हफ्ते यही हुकूमत हमें बता रही थी कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो चाहते हैं कि इंतशार हो, और तहरीक लब्बैक वो ही कर रही है जो पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं, और इंडिया से इनके लिए ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, इनकी फंडिंग के हवाले से सवाल उठाए जा रहे थे। एक हफ्ते में आपकी राय बदल गई है, आपकी काबीना की, आपकी नहीं। अप्रैल से लेके अब तक में आप ही ने कलदम किया था, मीडिया ने नहीं किया था, किसी पाजी की हुकूमत ने नहीं किया था। अब आप कह रहे हैं इनको कलदम नहीं करना चाहिए, 25 लाख वोट लिया है, तो ये वजीर आजम की अपनी राय बदली है या वजीर आजम अपनी अप्रैल वाली राय पर कायम है? इसमें शाहज़ेब भाई दो बातें हैं। देखें, पहली बात तो ये है, जब कभी इस तरह के हालात हों, जब एस्केलेशन हो, जब रोडों पे खुदा न खास्ता मारा मारी हो, इमलाक जलाई जा रही हों, नुकसान हो रहा हो, इसमें बहुत हद तक एहतमाल है कि एक ट्वीट मैं अपनी जमात से करूं और मेरी जमात के नाम पे 50 ट्वीट हिंदुस्तान से आ जाएं। इसका एहतमाल होता है। हिंदुस्तान या हमारा, मैं तो हमेशा इस बात पे खुली, मैंने कभी ये बात नहीं की पड़ोसी मुल्क जो है हमसाया मुल्क नहीं, मैं क्लियरली आई एम वेरी क्लियर, आई नो कि पाकिस्तान के एनिमी कौन है। उसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन हरकत वो की हैं। फोर्ट लाइंस जो है उसको वो यूज़ करता है, चाहे वो BLA हो, चाहे वो सुन्नी शिया फसाद फैलाना हो, चाहे वो मसलकी मसाइल हों। हिंदुस्तान का ये फेवरेट हॉबी है। अल्लाह ने हमेशा उसको जो है उसके मुंह पे अल्लाह ताला ने जो है वो एक वक्त की चपेड़ मारी है, लेकिन हिंदुस्तान को उसका एहसास नहीं है। आज जो उनके वज़ीर आज़म के साथ हुआ है, अल्लाह ताला ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना करे जो उसके वज़ीर आज़म की सुबकी आज हुई है। किसी की सुबकी पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उसके काले चेहरे पे मजीद स्याही मली गई है जो वो कश्मीर में कर रहा है, नरेंद्र मोदी और जो कर रहा है। इन हालात में शाहज़ेब भाई, जब एस्केलेशन हो रही हो, जब हालात ख़राब हो रहे हो, सख्त बयानात आने का एहतमाल है। हमारी तरफ से भी आए होंगे, आए, मैं इनकार नहीं करता, उस तरफ से भी आए। लेकिन मैं दोबारा ये सवाल रखता हूँ कि क्या हुकूमत अपने लोगों से बात ना करे? ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, मैं इससे भी एग्री करता हूँ। लॉन्ग टर्म में मैंने खुद भी उनसे कहा है, कल मैंने उनसे जब गुफ्तगू की और जब हमारी डिस्कशन भी 2 रात पहले चल रही थी, स्पीकर असद कैसर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हम सब ने उनको ये बात की कि आप जो हैं मेन फ्रेम में आएँ, आप पॉलिटिक्स करें, हम आपको वेलकम करते हैं। आप तीसरी चौथी पांचवी बड़ी जमात बने, MNA बनाएं, अपने MPA बनाएं, आप सेनेटर बनाएं, आए यहाँ पे पॉलिटिक्स करें, एंड दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड कि हम यूथ को देखिए, एक बड़ी तादाद उनकी फॉलोअर्स की है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब उसको ठीक करना है। अली साहब वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 22 लाख उन्होंने वोट लिया, पंजाब में भरपूर वोट लिया, कंटोनमेंट के इलेक्शन भी उन्होंने लड़े हैं, आपने कलदम कर दिया था, उसके बाद ऐलान किया था कि इनकी तहलील की तरफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजेंगे, वो आपकी जमात ने नहीं भेजा।
पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये सारे काम किए जिसमें 9 पुलिस वाले मारे गए। आप लोग पहले भी पंजाब पुलिस को आपने ये कहा कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस ने की, पुलिस वाले शहीद हुए, आप पीछे हट गए। आप लोगों ने फिर इस दफा पुलिस को आगे किया, पुलिस ने कार्रवाई की, आप लोग एक कदम आगे बढ़े, आपने कहा रेंजर्स आएगी, ये मिलिटेंसी की तरफ चले गए, इनसे मिलिटेंट की तरह निपटेंगे, आप लोग फिर पीछे हट गए, 6 पुलिस वाले और शहीद हो गए। तो ये पुलिस को क्या पैगाम है? आप लोग एक फैसला क्यों नहीं करते? एक हफ्ते में एक फैसला, दूसरे हफ्ते में दूसरा फैसला, और उसके बाद भुगतती पुलिस है, भुगतते अवाम है। ये पहले भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे थे, ऐसा नहीं है इन पर पॉलिटिक्स मना थी। मैं शाहजेब भाई, आप तो मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे से ज़्यादा महब वतन है और ना कभी किसी को ये बातें करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और आपकी वसातत से मीडिया से भी, मैंने काशिफ साहब के प्रोग्राम में भी 1 घंटा पहले बात की है, खुदारा जलती पे तेल ना डालें, उस पर पानी डालें। ये जो हुआ किसी की मर्जी नहीं थी, किसी की ख्वाहिश नहीं थी कि हमारी फ़ौज पुलिस जो है उसको नुकसान हो, लेकिन क्या सबको इसका एहसास है कि जब पुलिस एक जगह पर रुक जाए और उसको कवर करने के लिए रेंजर आती है, मेरे शाहजेब भाई, रेंजर्स के पास ना लाठी चार्ज होती है, ना उनके पास आंसू गैस होती है, उनके पास गोली होती है, और ये गोली पाकिस्तान के अवाम के पे चलाने के लिए उनको रियासत ने नहीं दी, अमर मजबूरी होता है। मुझे इस बात पर भी अल्लाह का फ़ख्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला के करम से हमारे पाक फ़ौज ने, हमारे रियासती इदारों ने कभी अपने अवाम पर गोली नहीं चलाई, और आज भी ऐसे हुआ, साबित किया कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी अवाम, रियासत पाकिस्तान, उसके इदारे पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं, और कोई एक भी खून का छींटा चाहे इस तरफ हो उस तरफ हो, दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ शाक़ रसूल हैं। क्या चाहते हैं हमारे कुछ लोग, क्या करते हम उन पे चढ़ाई कर देते, आगे से भी नहीं चलाई तो फिर उनको मेन फ्रेम करना है, उनको लॉन्ग टर्म में सियासत, पुलिस का आगे से भी क्या नहीं चलेगी। 27 क्लाशनिकोव की बात करके बताया था रेंजर्स बुलाई है। वज़ीर आज़म साहब की डायरेक्शन पे कल लाहौर था, और वज़ीर आज़म साहब की डायरेक्शन पे कल लाहौर था। आईजी पंजाब के साथ मैं अबू बकर शहीद के जनाजे पे खुद शरीक हुआ, वहाँ पे जनाब उस्मान बुज़दार साहब के तर्जुमान जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। और ये भी मैं बता दूँ कि जो ASI साहब शहीद हुए अबू बकर साहब, उनके भाई हाफिज़ साहब जो हैं मैं उनसे मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरफ भी हाफिज़ हैं उस तरफ भी हाफिज़ हैं। इस हालत में, इन हालात में वाहिद तरीका था कि हम अमन का रास्ता लें, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अमन का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। पुलिस की शहादतें जहाँ हैं वहाँ पे हुकूमत ने रिलीफ दिया, जहाँ पॉलिटिकल केसेस हैं, बाकी अदालत के ज़रिए सारा कुछ होगा। लेकिन साथ जी वैसे देखिए ये जो दलील है कि वहाँ पर भी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ पर भी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, मगर इसमें मसला ये है कि अगर वहाँ पर भी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ पर भी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, तो फिर रियासत का काम है कि सिर्फ किसी की मोहब्बत की वजह से उसे कानून तोड़ने की तो नहीं ना इजाज़त दी जा सकती। ये तो नहीं हो सकता कि कहा जाए कि जी जो खुद कुछ बम्बार होते हैं वो भी सच्चे मुसलमान होते हैं, मगर उन्हें खुद कुछ बम्बारी की तो इजाज़त नहीं होती है। तो रियासत का काम है कानून की पासदारी कराना। रियासत ने रेंजर्स का जब ऐलान किया था तो फिर मुआहिदा बताइए क्या हुआ है? रियासत क्यों छुप रही है? बताए रियासत क्या मुआहिदा हुआ है, काबीना को क्यों नहीं बता रही क्या मुआहिदा? मुआहिदा तो शाहजेब साहब, मुआहिदा तो जाहिर है दोनों तरफ से इस बात पे सोचा गया, और ये किसी एक की डिमांड नहीं थी, ये मैं बता दूं। दोनों तरफ से, लबैक से भी, हुकूमत से भी इस बात पे एग्री हुआ कि फ़िलहाल मुआहिदे को कुछ वजूहात की बुनियाद पे कुछ अरसे के लिए सीक्रेट रखा जाए। उसकी वजह यह है कि अभी मुआहिदा ओपन नहीं हुआ, और इस तरह की लान तान और इस तरह के सवालात और तंज और तीर के नश्तर चलाए जा रहे हैं। क्या चाहते हैं हमारे कुछ लोग, जो हमारे कुछ एक जमात के दोस्त हैं, हमारे पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं, उनकी तरफ से थोड़ी तनकीद आई, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने TTP से नहीं किए थे मुज़ाकरात? सवात में नहीं किए थे? उन्होंने तो लोगों के सर काटे थे, वहाँ तो बड़े मसाइल बने थे। उनसे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन TLP से नहीं हो सकते, जिनको हम कोशिश करें कि मेन फ्रेम में लेके आएं। मैं समझता हूँ खुदारा होश के नाखून लिए जाएं, पाकिस्तान के अमन से ना खेला जाए। जो हुआ बहुत हुआ, उसके आगे अब अमन को जो है वो एक मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वो फैसला किया है जो एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को मुल्क के वसीतर मफाद में जो है वो लेना चाहिए। अगर अच्छा मुआहिदा है, सियासत करे तो अवाम को रियासत बचाने पे यकीन रखते हैं। अगर रियासत बचाने के लिए मुआहिदा है तो फिर तो बहुत पुरएतमाद होकर आपको बताना चाहिए कि भाई ये ज़बरदस्त मुआहिदा है, सियासी जमातें भी खामोश हो जाएं, मीडिया भी खामोश हो जाए, कोई सवाल ना उठाए। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि भारत से इनको मदद मिलती है, पिछले हफ्ते हमने बताया था बैरूनी एजेंडा है मुल्क में इंतशार फैलाने का। आज हम बता रहे हैं कि हमने जो बैरूनी एजेंडा था इंतशार फैलाने का, इनसे मुआहिदा करके वो खत्म कर दिया। भारत से भी फंडिंग नहीं है, अस्करियत पसंद भी नहीं है, ये मुआहिदा है। बताइए आवाम को, ताकि सब खामोश हो जाएंगे कि भाई जबरदस्त मुआहिदा किया है हमने मुल्क में अमन के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। बता दें
एक बात मैं बता दूं, मुझे नहीं पता वो बात किस तरह की गई भारत से फंडिंग वाली, मेरे सामने कोई ऐसे सबूत मैंने तो नहीं देखे, लेकिन एक बात मैं करूंगा, एक सख्त माहौल में, मुश्किल माहौल में सख्त बातें हो जाती हैं। वो पाकिस्तानी हैं, महब वतन हैं, कुछ गलतियां उनमें से कुछ लोगों से हुई हैं और उसमें से जो हुकूमत के इख्तियार में था उनको रिलीज़ किया गया है। कुछ अदालती मामलात में वो अदालत देखेगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने, जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में अमन लाने के लिए बुनियादी ये इक़दाम लिया है। और मैं दोबारा ये कहता हूँ, मगर फिर ये बात दुरुस्त है, फिर ये बता दीजिए कि वो पाकिस्तान में अमन के साथ रहते हुए सियासत कर सकते। फिर ये बता दीजिए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि उनकी तो इस दफ़ा फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने की शर्त ही नहीं थी। झूठ बोल रहे थे जो वुज़रा ये बात कर रहे थे। अब ये बात ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब भी कर रहे थे, ये बात शेख रशीद अहमद साहब भी कह रहे थे, और मुफ्ती मुनीब कह रहे हैं कि वो फसाद को हवा दे रहे थे। ये बात दुरुस्त है कि उनकी वाकई शर्त नहीं थी? शाहज़ेब भाई, आई डोंट नो आपके पास कितना टाइम है, मुझे 1 मिनट 1.5 मज़ीद दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जो मुफ्ती मुनीब साहब ने, मुनीबुर रहमान साहब ने अच्छा इसमें किरदार अदा किया है। मैं उनके किरदार का और उनकी बसीरत का मक़ाइल हुआ हूँ। उन्होंने जिस तरह हुकूमती वफ़द के साथ ताउन किया, जिस तरह उन्होंने जो है TLP के जो रहनुमा हैं, जो दोस्त हैं, उन पे उनका एक असर है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक शख्सियत है दीन की, तो उन्होंने इसमें एक अच्छा किरदार जो है वो अदा किया। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मुफ्ती साहब के इस किरदार को। मगर उन्होंने कहा कि आपके वुज़रा ने अच्छा किरदार नहीं अदा किया और वो फसाद फैलाना चाहते थे। उन्होंने आपके वुज़रा पर ये इल्ज़ाम लगाया। आपने मुफ्ती मुनीब की तारीफ कर दी, अपने साथियों को दिफा नहीं कर रहे हैं, आप वो बता दें। जो मैं मेन सवाल की तरफ आ जाऊं, आप लड़ाई कराना चाहते हैं। मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं कराना चाहता, मैं देखना चाहता हूं रियासत और हुकूमत खड़ी कहाँ है। एक हफ्ते पहले एक बात करते हैं, दूसरे हफ्ते दूसरी बात करते हैं। सवाल के जवाब दे दूं, फ्रांस वाला वो बड़ा अहम है। जी जी, वो बड़ा अहम है। जी बिल्कुल बिल्कुल शाहज़ेब भी बड़ा अहम है। देखिए, कुछ लोग ये गलत कज़ब बयानी कर रहे हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जानना चाहता, ना मैं जाऊंगा। सिर्फ आपको जुमाली तौर पे बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक फ्रांस वाले मामले से पीछे हट गई, फलाना हो गया। पीछे नहीं हटी। उन्होंने ये बात की है कि जो पार्लिमान में मामला गया है तो पार्लिमान में उसे हल होने दें, और उसके सिलसिले में जनाब स्पीकर साहब ने कल लेटर्स भी लिखे हैं अपोजिशन के जो पार्टी हेड्स हैं कि वो उस कमेटी के लिए अपने मेंबरान के नाम दे दें, तो वो मामला पार्लियामान में हल होगा। इतना ही मैं इस पे बात करूंगा, ज्यादा इस पे वो दुरुस्त है। मगर ठीक है साहब, आप ना इसकी तफसीलात दें, मगर जो भी फैसला आखिरी बात अली भाई, आप बिल्कुल ना तफसील बताएं, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर पार्लियामेंट ने फैसला किया कि फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकालना है तो तहरीक लब्बैक फिर तो नहीं आ जाएगी? देखिए, वो तो वक्त साबित करेगा। वो पार्लियामेंट के फैसले को उन्होंने कहा है वो तस्लीम करेंगे, तो वो तो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। मैं आगे की एक और बात करना चाहता हूँ। मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, ये अल्लाह का एहसान है, इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान की जमात का एक वर्कर हूँ या मैं उनका एक जूनियर हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जब रियासत स्पेस छोड़ती है ना कुछ ज़रूरी अमूर में, फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो स्पेस को गैदर करते हैं, फिर आपको मसले बनते हैं। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना था। जो अभी इमरान खान साहब ने कुछ मेन स्टेप्स लिए हैं, उसकी वजह से मैं समझता हूँ वो खलापुर हो जाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। जिस तरह अभी जो रबीउल अव्वल स्टेट लेवल पे मनाया गया, जो इमरान खान साहब ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8वीं 9वीं 10वीं में शामिल किया है, और जिस तरह कुरान की तफसीर और तालीम का एहतमाम अब यूनिवर्सिटियों में किया जाएगा, कुछ बुनियादी स्टेप मुझे इतना भी बता दीजिए, अल्लाह ने पास की ये वो स्पेस है जो रियासत अब पूरी करेगी। कल को दो वजीर बैठ के ना कह रहे हो। अच्छा अली साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। बहुत से लोग जो हैं उसको वो उनको आके फिर अपना किरदार अदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियासत जब स्पेस देती है तो फिर कुछ लोग आते हैं। मैं अलामा के शेर से, आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक इसलिए आई कि रियासत ने स्पेस दी थी, रह जाती है चंगेजी। आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक इसलिए आई कि हुकूमत और रियासत ने स्पेस दी थी, मगर मुझे इतना जरूर बता दें, इसमें नहीं कल को कोई वजीर आके ये ना कह रहा हो। अली साहब मुझे बता दें कि कल को कोई वजीर आके ये ना कह रहा हो कि नहीं बात कर रहा कि अली मोहम्मद खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने खुद जाके कर लिया था, वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था मुआहदे का। वज़ीर आज़म को इस मुआहदे का पता था ना, उनकी मर्जी से हुआ है ना, और उन्हें तो कम से कम पता है ना क्या मुआहदा हुआ है। नहीं, ये शाहज़ेब भाई, ये पाकिस्तान की रियासत है, हुकूमत पाकिस्तान है, जियो न्यूज़ नहीं है। भाई साहब, अगर जियो न्यूज़ नहीं है
तो अप्रैल वाला मुआहिदा जियो न्यूज़ ने नहीं किया था, इसी हुकूमत पाकिस्तान ने किया था और फैसल लाउडर ने आके कहा कि वज़ीर आज़म को पता नहीं था। और पिछली जो मंगल का फैसला है वो जियो न्यूज़ ने नहीं किया था, इसी काबीना ने किया था कि अस्करियत पसंद है और इस मंगल को बदल गया। वाकई जियो न्यूज़ नहीं है, मेरा नहीं ख्याल जियो में इतनी जल्दी फैसले बदलते हैं जितना आपकी हुकूमत के बदलते हैं। बातें की, मैं मुस्कुराता रहा, मैं भी आपसे मुस्कुरा के ही बात कर रहा हूँ, आपको नजर आ रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म को पता है ना, ऐसा ना हो कि कल को कहते हैं कि वज़ीर आज़म को नहीं पता था। खड़े हैं, खान साहब पीछे हटने वाले आदमी नहीं है। और जो पिछले मंगल को फैसला था काबीना का, जो फवाद चौधरी ने साहब ने अनाउंस किया, उसका भी पता था वज़ीर आज़म को, या ऐसी फवाद चौधरी ने अनाउंस कर दिया था? शाहजेब साहब मुस्तकबिल की अच्छी उम्मीद रखें और इंशाल्लाह आगे मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बनने जा रहा है और इसमें आपका भी किरदार है, मेरा भी किरदार है। आप कह रहे हैं कि हवाले से आप कह रहे हैं कि बात की है, जब कभी वक्त आएगा ज्यादा तफसील से भी बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप करेंगे। आप कहते हैं कि खड़ा है इमरान खान, पिछले हफ्ते मैं तो हमेशा पिछले हफ्ते फवाद चौधरी साहब की बातों से लग रहा था कि खड़े इमरान खान, आज बिल्कुल 180 डिग्री की शिफ्ट है। आप कह रहे हैं इस बात पे खड़े इमरान खान, तो उम्मीद करते हैं इस बात पे खड़े रहेंगे, क्योंकि 15 अप्रैल को शेख रशीद ने जब कलअदम करार दिया था तब भी लगा था कि खड़े इमरान खान। तो वो बार बार बदल जाते हैं, बार बार कहते हैं कि नई बात पे खड़े, अब उम्मीद करते हैं इस बात पे खड़े। मगर 7 दिन के अंदर रिहा करने की साजिश साहब को बात की है इमरान खान साहब, वो फैसला के मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा है कि 7 दिन में साजिश भी रिहा हो जाएंगे। आज़म पाकिस्तान जरूर है। सुने 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 इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मेरी जमात के हैं, लेकिन उनकी अना पाकिस्तान की मफाद से ज़्यादा बड़ी नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मफाद में फ़ैसले करने होते हैं और इस वक्त इस हालात में इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था कि जल्दी पे तेल डालने की बजाय उस पर पानी डाला गया और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का मजीद खून बहने से वो बचे। अल्लाह का करम था, बुजुर्गों की दुआएं थी। और मुझे आखिर में बताइएगा, मुफ्ती मुनीब साहब कह रहे हैं 7 दिन में साजिश रिहा हो जाएंगे। अगर आखिरी बात बता दें, लेकिन उन दिनों में आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जब ये क्राइसिस डेवलप हो रहा था तो मीडिया ने बहुत हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सोशल मीडिया पे मसले थे, मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, आप जैसे बड़े एंकर्स ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अपोजिशन ने भी बहुत हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मुझे कोई इसमें ले तो लाल नहीं है कि मैं कहूं कि सब ने जिम्मेदारी का एहसास जानते हुए माहौल ऐसा बना कि अल्लाह ताला के करम से इस माहौल में ये मुआहिदा हो गया। मतलब अच्छा, मुझे आखिरी बात बता दें, 7 दिन में मुफ्ती मुनीब कह रहे हैं कि साजिश भी रिहा हो जाएंगे। देखिए, मैं एक तो अर्ज़ है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है बड़े आलिम हैं, उनका नाम हम इज्जत से एक जवाब डायरेक्ट दे दें ताकि मैं शो वाइंड अप कर दूं। जिस तरह हम आप एक दूसरे को बुलाते हैं मैं हमेशा इज्जत से ही बात करता हूं। 7-10 दिन में इंशाल्लाह बहुत से मामला जो निपट जाएंगे। जो मुआहदे की आप तफसीलात जानना चाहते हैं वो इन 7-10 दिनों में अमल से आपके सामने सारा वाज़ेह हो जाएगा। मैं इस चीज़ पर भी आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि परसों रात से हुकूमत ने माहदे पे अमल करना शुरू किया। 11:30 बजे मैंने पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और अगली सुबह यानी कल दोपहर को TLP ने भी अपने अहद को पासदारी करते हुए रोड्स खाली किए, ग्राउंड में चले गए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे एक के बाद। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। 20 ओवर्स में 144 रन बना सके हैं और 190 रन पाकिस्तान ने बनाए थे। टारगेट दिया था पाकिस्तान ने, जिसे चेज नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है, दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया है। बाकी 2 टीमें कौन होंगी इसका फैसला नहीं हुआ है, मगर पाकिस्तान और इंग्लैंड सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, यह वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि मुमकिन तौर पर दोनों फाइनल में आमने सामने हो सकते हैं। पाकिस्तान मैच जीत चुका है। शुएब भाई, आप क्या कहिएगा? शुरू में जरा स्ट्रगल किया आज बैटिंग ने, रिजवान भी लग रहा था स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर फिर पाकिस्तान का कमबैक हुआ और मुमकिन तौर पर आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल, या आपको भी लग रहा है अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है, कुछ अलग हो सकता है आगे? बस दुआ तो यही अपसेट करे अफगानिस्तान, और मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया को पड़ जाए अफगानिस्तान, ताकि फुल लाइफ सर्किल का पूरा हो जाए। आपको लग रहा है कल चांस है फिर? हाँ जी, टॉस जीत गया अफगानिस्तान, तो मैंने तो खैर वीडियो बना के चढ़ा भी दी, उसमें कहा भी अगर अफगानिस्तान टॉस जीत गया और पहले बैटिंग कर गया तो आई थिंक इंडिया माइट हेडिंग टुवर्ड्स द सिमुलेशन। अच्छा, और आपको लगता है कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को खासतौर पर टफ टाइम दे सकती है अगर इंग्लैंड को हरा दे, और फिर अफगानिस्तान का एक बड़ा फेयर चांस बन सकता है सेमीफाइनल में जाने का? बिल्कुल दे सकती है, और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को अभी राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि अगर हिंदुस्तान को अपसेट करती है तो देन दे हैव अ बिट ऑफ अ चांस, तो थोड़ा सा
इंटरेस्ट बढ़ जाएगा टूर्नामेंट में, फिर ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड को हरा दे, कोई पता नहीं। यहाँ जो टॉस जीतता पहले बॉलिंग करता है तो वो खैर पकड़ लेता था कि पाकिस्तान ने ऐसा ट्राई आउट किया, अच्छा खेला पाकिस्तान ने, बट यू नो अगेन आई थिंक पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल नजर आ रहा है जो आपने कहा वही है। और शोएब भाई, आपको लगता है कि फिर फाइनल में पहुंचने का पाकिस्तान का आज की कारकर्दगी भी देखते हुए, बॉलिंग बैटिंग, बड़ा अच्छा चांस है पाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया आए दूसरी तरफ से या साउथ अफ्रीका आ जाए, पाकिस्तान बीट करने की सलाहियत रखता है। दोनों में से कोई आ जाए, पाकिस्तान के स्पिनर जैसे अच्छे हैं वो किसी टीम को भी रोक सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अनबीटन जो इनका चल रहा है सिलसिला तो खत्म ना हो आफ्टर विनिंग द फाइनल, क्योंकि पूरी कौम जुड़ी हुई है, पूरी कौम चाहती है कि अनबीटन होकर वापस आए और फाइनल जीत के ट्रॉफी वापस देखें। सिकू भाई, आपको लग रहा है बाकी 3 मैचेस में भी अनबीटन होके कब पाकिस्तान आने के चांसेस बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान के जी नहीं, पाकिस्तान तो पहुंच ही गया ना वहाँ पर सेमीफाइनल। मैं कहा बाकी 3 मैचेस के कब पाकिस्तान में आ जाए। एक लीग मैच है, फिर सेमी है, फिर फाइनल है, बाकी 3 मैचेस। पाकिस्तान की जो है रिदम बना हुआ है, जो मेरे ख्याल से जो वीक पॉइंट है वो एक तो फ़खर का है। फ़खर ने पाकिस्तान से जो आखिरी 30 मैच खेले, इनको मिला के 30 मैच, उसमें सिर्फ 150 है उसका, तो ये एक थोड़ा सा हमारा वीक लिंक है। आज मैं चाह रहा था कि वो कुछ रन कर ले, मगर वो भी बेहतर होता। हफीज़ का फॉर्म में आना बड़ा अच्छी बात है कि उसने कम बॉलों में 16-17 गेंदों में 32 रन किए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और बॉलिंग के अंदर भी देखें, मुझे कुछ थोड़ा सा शोएब भी इस पर रोशनी डाले कि हसन ऐसा लगता है कि पूरी अपनी जो जिस तरह वो आके गेंद करता था वो नहीं कर रहा, ला के थोड़ा सा छोड़ रहा है वो। ये मेरा एक आइडिया, आज मैं खड़ा गौर से देख रहा था कि इसको इशू क्या आ रहा है, तो वो भी एक थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो क्या बात है। जो आखिरी मैच है स्कॉटलैंड से, शोएब भाई आप समझते हैं एक ग्रुप मैच बाकी है। शोएब भाई आप क्या कहिएगा हसन की कारकर्दगी के हवाले से, एज अ बॉलर आप कैसे देख रहे हैं, और आखिरी ग्रुप मैच में चांस दें किसी और? हाँ जी, निप जो है ना उससे मिसिंग है थोड़ा सा, उसमें जो स्किड ऑफ करता था वो उससे मिसिंग है। रीजन व्हाई आई डोंट नो, आइदर ही इज नॉट फुली फिट और वो शायद से भी जान नहीं मार रहा। जो उसका आग के आखिर में जो बॉल मारता था ना, जो निप थ्रू करता था उसका बॉल, वो नहीं हो रहा उसका। सो आई डोंट नो वेदर इज एज अ फिटनेस मसाइल है क्या है, लेकिन ही इज नॉट द सेम हसल अली, बट उसका बेहतर हो जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसको थर्ड चेंज में, सेकंड चेंज में आता है, थर्ड चेंज में आता है, तो बड़ा क्रिटिकल फास्ट बॉलर है हमारा लिए। इंजी भाई एक कुछ और राय है, क्या कह रहे सिकू भाई, दोबारा कहिएगा। जमाम की कुछ और राय है, वो कुछ सर हिला रहे थे। इंजी भाई आप कहिएगा। नहीं, मैं यहाँ जहाँ तक समझता हूँ ना कि आज हसन जो बॉलिंग कर रहा था, देखो आज जिस तरह की विकेट थी ना, वहाँ जोर लगाने वाली बॉल नहीं थी, ज़रा स्विंग करने वाली पिच थी, तो वो स्विंग करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह शाहीन शाह भी आज है ना जोर लगा के बॉलिंग कर रहा था, तो आपने उसको देखा वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वाली पिच थी, ये दूसरी पिचों की निस्बत मुख्तलिफ पिच थी। यहाँ आप ला के ना आराम से एक जगह पे बॉल मार के ज़्यादा जोर ये मारने वाली पिच नहीं थी, ये तरह थोड़ी सी छोड़ने वाली पिच थी, जो हसन अली का लग रहा था कि जी ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा। तो जिस बॉलर ने भी जहाँ जोर लगा के बॉलिंग करने की कोशिश की है, उसको थोड़ी सी मेरे ख्याल में वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा था। मुश्ताक भाई, हसन अली ये है कि देना, मेरा नहीं ख्याल कि हसन अली को इतना आउट ऑफ फॉर्म है, और ये T20 में 3-4 मैचेस में चलता रहता है इस तरह, क्योंकि जो उसने कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं दिया। पिछले मैच में भी उसने जिस टाइम 38 रन्स दिए थे, तो 3 ओवरों में उसने 17 रन्स दे रखे थे। अगर उसने 3 ओवरों में 17 रन्स दे रखे थे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉलिंग सही हो रही थी। एक ओवर में यहाँ किसी को भी T20 में मार पड़ सकती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है हसन अली की तरफ से। मुश्ताक भाई आप भी क्विकली बताइएगा कि यही टीम रखी जाए, बेहतर है हसन अली को भी रखा जाए आगे? आप जी बिल्कुल, मोमेंटम तोड़ना नहीं चाहिए शाहजेब, जीती हुई टीम को कभी मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहिए। सारे लड़के फॉर्म में आ गए हैं। मैं अगर इजाज़त हो तो पार्टिसिपेट करूं इसके हसन अली की। ये जो हसन अली की है ना, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली शोएब और सिकू भाई ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बीइंग फास्ट बॉलर, बीइंग कोच, मैं ये देखता हूँ कि उसकी जो फ्रंट लेग है वो बहुत क्लैप्स हो रही है। जब आप बीइंग फास्ट बॉलर, आपकी लेग, फ्रंट लेग जो बहुत क्लैप्स होती है, तो आपकी जो बैक पिछली वाली टांग होती है वो अप एंड ओवर नहीं जाती, जिसकी वजह से वो आपका एक जो जिप होती है ना, वो आपको कम मिलती है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग है। आई एम श्योर जो मैनेजमेंट बैठी होगी, फ्लैंडर जो होंगे, वो डेफिनेटली उसको वीडियो पे देखेंगे। और दूसरी जो आपने कहा है, मोमेंटम कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान है, ये बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रही है, मैथमेटिकली स्मार्ट क्रिकेट खेल रही है। ये कंडीशन को सामने रख के गेम बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत शुक्रिया। मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहिए, ये सबकी राय है। इसी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते रहे हैं कि अवाम सर्दियों में एक बड़े गैस बहरान के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मुल्क में गैस की पहले ही कमी है
और हुकूमत जितनी LNG का इंतजाम कर सकती थी वो भी नहीं कर पाई है। अभी सर्दियां नहीं आई हैं मगर आवाम गैस की कमी का शिकार है। मगर आने वाले दिन ना सिर्फ आम आवाम के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि इन 3 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना ही कोई नया LNG टर्मिनल लगा पाई। हालांकि 3 सालों में बार बार इसका दावा जरूर करती रही कि हम टर्मिनल लगाने जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के जरिए लगाने जा रहे हैं। अब भी दावा किया जा रहा है मगर काम शुरू नहीं हुआ है। अब तक भी प्राइवेट सेक्टर काम नहीं शुरू कर सका है और ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई गैस पाइपलाइन बिछा पाई। हालांकि 3 सालों में बार बार इसका भी दावा किया गया मगर काम तक शुरू नहीं हो सका। और सोने पर सुहागा ये कि जो 2 LNG के टर्मिनल और गैस पाइपलाइन गुज़िश्ता हुकूमत लगा कर गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन्हें भी पूरी तरह इस्तेमाल करने में नाकाम हुई है। गुज़िश्ता बरस भी यही किया और इस साल भी यही किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में LNG के लिए 14 की जगह सिर्फ 10-10 कार्गोज का इंतजाम किया गया, क्योंकि हुकूमत को गुज़िश्ता सर्दियों की तरह एक दफ़ा फिर सप्लायर नहीं मिले। मगर वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों का भी क्रेडिट लेते हुए अपनी ही तारीफ कर दी थी। इस साल भी आपने देखा कि RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, LNG के जो टेंडर्स हम फ्लोट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज़ कभी $1 ऊपर, कभी $5 नीचे, कभी $10 ऊपर, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिड देने से घबरा रहा था। हमें बिड नहीं मौसूल हुई। इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं। पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं। तो सिर्फ 1 कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। टोटल 12 नहीं 14 आ सकते हैं। 12 का तो मुआहदा है मगर गुंजाइश 14 की है जिसे हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। और हुकूमत ने दिसंबर और जनवरी के लिए टेंडर भी 14 कार्गोस के लिए ही किए थे, मगर जब नहीं आए तो फिर गलत बयानी करते हुए आवाम को 12 का बता दिया। मगर अब खबर आई है कि नवंबर के महीने में तवील मुद्दती मुआहदों के तहत गनवर और ENI भी एक LNG कार्गो सप्लाई नहीं करेंगे और हुकूमत ने 19 और 20 नवंबर और 26 और 27 नवंबर की विंडो के लिए दोबारा स्पॉट मार्केट में इमरजेंसी टेंडर किया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें अब भी ज़्यादा हैं, मगर अगर कतर और दीगर ममालिक से सिफारती सतह पर कोशिशें की जाएं तो ही इस बड़े बहरान से बचा जा सकता है। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ENI इस साल 3 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पहले जनवरी 2021 में, फिर अगस्त 2021 में और फिर नवंबर 2021 में एक दफ़ा फिर डिफ़ॉल्ट कर दिया है। जबकि डॉन में खलीक कियानी की खबर के मुताबिक हुकूमत सिफारती सतह पर LNG सप्लायर्स को इंगेज करके कोशिश कर रही है कि LNG सप्लायर्स को वादे के मुताबिक LNG सप्लाई करने का पाबंद किया जाए। और उम्मीद है कि ENI तारीखों के फ़र्क के साथ अपना कार्गो सप्लाई कर दे, मगर गनवर की तरफ से LNG कार्गो आना मुश्किल है। एक अफसोसनाक सूरत हाल है, एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर हुकूमत ने वक्त पर मजीद LNG टर्मिनल लगा लिए होते, गैस पाइपलाइन ही बिछा ली होती, मौजूदा टर्मिनल्स पर कैपेसिटी के मुताबिक LNG का इंतजाम ही कर लिया होता, तो फिर भी बहरान की शिद्दत कम होती। मगर अब सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 सालों में ना कोई नया LNG टर्मिनल लगाया, ना गैस पाइपलाइन बिछाई, ना मौजूदा टर्मिनल पर 14 कार्गोज की सलाहियत के मुताबिक LNG का इंतजाम किया। एंगरो का बड़ा जहाज दस्तयाब था मगर ड्राई डॉकिंग के बाद उसे भी वापस भेजकर कम LNG की सलाहियत वाला छोटा जहाज वापस बुला लिया और मुल्क को बहरान में डाल दिया है। इस सब पर बात करने के लिए हमने कल हम्माद अज़हर साहब को बुलाया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने कल सेगमेंट ही नहीं किया और उन्हें आज फिर दावत दी, मगर आज भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने वादा किया था कि सर्दियों के गैस के बहरान पर बात करने के लिए वो फिर आएंगे। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है आप लोगों की वजह से, जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? हाँ तो आप आ जाइएगा दोबारा, क्राइसिस पे आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक की है मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से, हमने इनवाइट में लिखा था आपको कि हम पॉसिबल गैस क्राइसिस पे बात करेंगे, आप बात ही नहीं कर रहे। दिसंबर तो बताएं ना, दिसंबर की तरफ ले जाने की कोशिश ना करें। तो हमने आपको इनवाइट में लिखा था ले जाने की कोशिश, क्योंकि क्राइसिस आना है, आपको कार्गो नहीं मिले LNG के, आपने पिछली हुकूमत के लॉन्ग टर्म कार्गो पे भी अपनी परफॉर्मेंस बता दी कि जी मेरी परफॉर्मेंस की वजह से आप बात नहीं करना चाह रहे हो। बात ना मोड़े मुझे जो आपने अभी बात की है ना मोड़े, जुम्मे के शो में बात की थी क्या गए थे, मगर दोनों दिन फिर जवाब नहीं दिया। हम्माद अज़हर बार बार कहते रहे कि वो जुमे के प्रोग्राम का जवाब देने आए हैं और हम उन्हें बार बार बताते रहे कि जुमे के प्रोग्राम में ही हमने ये मामला उठाया था और आपको प्रोग्राम की दावत में भी ये सब लिखा था। आप भी देखिए जिस प्रोग्राम का वो जवाब देने आए थे, जिसका बार बार हवाला दे रहे थे, उसमें कितनी तफसील से हमने गैस के बहरान का मामला उठाया था जिस पर जवाब देने को ही तैयार नहीं। और अब गैस का शदीद बहरान होगा क्योंकि दिसंबर और जनवरी के लिए महज 10 कार्गोज दस्तयाब होंगे, जबकि हुकूमत के पास 14 कार्गोज मंगवाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की सर्दियों की डिमांड 14 कार्गोज से भी ज़्यादा है, मगर सिर्फ 10 कार्गोज आएंगे और टर्मिनल्स की कैपेसिटी अलग ज़ाया होगी और अरबों रुपए अलग ज़ाया होंगे और गैस का बहरान अलग आएगा।
इस साल हुकूमत की गलतियों से गैस का शदीद बहरान आने का खदशा है और गुज़िश्ता बरस भी इन गलतियों से बहरान आया था। टर्मिनल दिसंबर तक 12 कार्गोज़ मंगवाने की जगह थी टर्मिनल पर, कराची की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी, तो हुकूमत ने कहा जब बिछ जाएगी तो 14 कार्गोज़ की गुंजाइश हो जाएगी। दिसंबर में बिछ गई तो कहा कि अब 14 कार्गो आएंगे, मगर देर से टेंडर करने की वजह से गुज़िश्ता बरस हुकूमत को सप्लायर ही नहीं मिले थे। दिसंबर के लिए 11 कार्गो आए, जनवरी के लिए सप्लायर नहीं आए, दोबारा टेंडर किया तो शुरू के 18 दिनों में सप्लायर नहीं आए और फिर गुज़िश्ता बरस गैस का शदीद बहरान आया। इस साल जनवरी में शदीद बहरान आया और आज इस ख़राब कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर हम मादज़र अवाम को बता रहे हैं कि पिछले साल से भी एक कार्गो कम आएगा। इस साल भी आपने देखा कि RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, LNG के जो टेंडर्स हम फ्लोट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज़ कभी $1 ऊपर, कभी $5 नीचे, कभी $10 ऊपर, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिड देने से घबरा रहा था। हमें बिड नहीं मौसूल हुई। इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं, पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं, तो सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। यानी गुज़िश्ता बरस की अपनी ही हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से मुवाजना करके बता रहे हैं कि इस साल उससे सिर्फ एक कार्गो कम है। अब गुज़िश्ता बरस 11 कार्गो के साथ अवाम और इंडस्ट्री दोनों को गैस की कमी का सामना करना पड़ा और इस साल गुज़िश्ता बरस से भी बड़ा बहरान आएगा। गुज़िश्ता बरस के बहरान से लेकर हमने बार बार हुकूमत की तवज्जो दिलाई, मगर उल्टा हुकूमत हम पर ही तनकीद करती रही और बहरान आ गया। और इस साल भी हम बार बार हुकूमत को बता चुके हैं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिला चुके हैं कि पाकिस्तान के अपने कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, हुकूमत को मज़ीद टर्मिनल लगाने चाहिए, हुकूमत को गैस का इंतज़ाम करना चाहिए, LNG की जितनी सलाहियत है उतनी सलाहियत इस्तेमाल करनी चाहिए और जल्दी टेंडर करने चाहिए, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मार्च के महीने से ही मुख्तलिफ ममालिक ने सर्दियों के लिए LNG की खरीदारी शुरू कर दी थी और 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सर्दियों से LNG बरामद करने वाले ममालिक ने सौदे करना शुरू कर दिए हैं सर्दियों के लिए। चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गो खरीद लिए हैं ताकि सर्दियों में गैस की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया के दीगर खरीदार भी सर्दियों के लिए सौदे कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एशिया के LNG इंपोर्टर्स सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता साल सर्दियों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचा जा सके, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। LNG की कीमतें बढ़ती चली गईं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में कीमतें आसमान को पहुंच गईं और हुकूमत ने उस वक्त भी गलतियां की, फिर बार बार दोहराई और मुल्क में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गर्मियों में गैस का बहरान आ गया, मगर हुकूमत ने अपनी डिमांड का 35 से 40% बढ़ती हुई मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपनी डिमांड का 35 से 40% आखिरी वक्त पर छोड़ा हो और उसे अपनी आखिर तक की डिमांड भी पता हो। गुज़िश्ता दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर ने भी ये मामला उठाया कि सर्दियों के लिए क्यों अप्रैल और मई में गैस नहीं खरीदी, क्योंकि इससे मुल्क के पैसे बच जाते। और अहम बात यह है कि आखिर में डिमांड बढ़ जाने की वजह से 1-2 कार्गो खरीदे जा सकते हैं बढ़ती हुई मार्केट में, मगर जब 6 माह से लिखा जा रहा था कि सर्दियों में बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कमी और बुलंद तरीन कीमतों का खतरा है, चीन, जापान और जनूबी कोरिया की मजबूत मईशतें जिनके पास अरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं, वो भी इन महंगी कीमतों पर ख़रीदारी की सलाहियत भी रखते हैं, फिर भी जल्दी खरीद रहे थे, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको पता था टर्मिनल पर 14 कार्गो मंगाने की गुंजाइश मौजूद है, तो सर्दियों में उसकी डिमांड भी मौजूद है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑर्डर कर दी तो LNG कहाँ इस्तेमाल की जाए ये पता नहीं होगा, मगर ख़ुद वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस बता दिया था कि गुज़िश्ता बरस भी गैस का बहरान आएगा, मगर इस साल उससे भी ज़्यादा बहरान आएगा। ये वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस ही बता दिया। मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियां इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। हमारी डिमांड जो है विंटर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3-4 महीनों में हमारी डिमांड ऑलमोस्ट जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमारी 3 गुना हो जाती है। यानी पिछले साल ये सब पता था, मगर इस साल पिछले साल से भी कम गैस का इंतजाम किया गया है। और आज हम्माद अज़हर अपनी बुरी कारकर्दगी को भी अच्छा बनाकर ये पेश कर रहे हैं कि हमने 10 कार्गोज़ की तैयारी कर ली है, मगर इसमें हम्माद अज़हर ने क्या तैयारी की है और आज भी जवाब देने नहीं आए। उम्मीद करते हैं कि सिफारती सतह पर की जाने वाली कोशिशें कामयाब हों और कतर से या दीगर ममालिक ही से मज़ीद LNG का इंतज़ाम हो जाए और हम्माद अज़हर की वज़ारत तवानाई की नाअहली की वजह से आने वाले बहरान में कमी आ सके। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।